हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमने कैपिटल गेन निकालना है डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल करके। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल्स आज करेंगे सॉल्व। ठीक है दोस्तों, थ्योरेटिकल पोर्शन लास्ट दो वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिकल का काम है। तो प्रैक्टिकल में आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आज। ध्यान से करना है। करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे। उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो कोई भी आप नोट्स वहाँ से आसानी से ले सकते हो। करते हैं आगे। सबसे पहले आपके सामने है दोस्तों कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, रमेश के दिए हैं टैक्सेबल कैपिटल गेन आपने निकालना है। असेसमेंट ईयर 2021 है। आपको एसेट बता दी गई है, डेट ऑफ परचेज है, कॉस्ट क्या है, डेट ऑफ सेल क्या है, सेल प्राइस और एक्सपेंसेस कितने लगे हैं उस चीज़ के ऊपर। आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट कौन कौन सी हैं। अब हम अगर बात करें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी हैं, तो मैंने बात की थी कि अगर आपके एसेट्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग यानी ट्रांसफ़र करने से पहले, यानी आपकी जो ट्रांसफ़र डेट है, यानी ये जो डेट ऑफ सेल, इसे ही हम ट्रांसफ़र डेट कहेंगे, इससे पहले पहले अगर तो आपके पास एसेट 36 मंथ से पड़ा हुआ है, अगर तो ज़्यादा पड़ा हुआ है यानी 36 मंथ हो चुके हैं या उससे ज़्यादा है, तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर उसे 36 मंथ अभी नहीं हुए, यानी जब आपने ट्रांसफ़र की है उससे पहले आपके पास 36 मंथ अभी उसके उस एसेट के पूरे नहीं हुए, तो वो शॉर्ट टर्म एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अब नीचे इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि एसएससी हैज़ नो रेजिडेंशियल, ये हम बाद में करेंगे। अब मेन पर्पस जो है, हमने ढूंढना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डेट ऑफ परचेज 2018 है और सेल 19 है, तो कम पीरियड है ये 36 मंथ से, तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। क्या है इसमें चीज़ मेन जो है, वो है रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी अब यहाँ पे देखो, परचेज आपने 2003 में किया, सेल आपने 20 में किया इसी ईयर में, लेकिन अब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी है कि उस और सेल के ईयर में आपके पास डिफरेंस है जो वो 36 मंथ से बहुत ज़्यादा कम है। सो इट मीन्स अगर तो आप इससे कंपेयर करोगे तो शॉर्ट टर्म बनता है, अगर आप परचेज से कंपेयर करते हो तो लॉन्ग टर्म बनता है। अब बात यह है कि ये है क्या। तो अगर आपने देखना है कि ये चीज़ शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो आपको ये देखना होगा कि अगर रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है तो वहाँ से ही आपने कंपेयर करना है। यानी अब 19 से ही आपने कंपेयर करना है इस चीज़ को, तो ये चीज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी, ना कि लॉन्ग टर्म। तो रिटर्न डाउन वैल्यू को ही आपने गिनना है, अदरवाइज़ परचेज को गिनना होता है, लेकिन अगर रिटर्न डाउन है तो रिटर्न डाउन को। अब लैंड देख सकते हो, तो फेयर मार्केट वैल्यू मैटर करती है वैसे तो, लेकिन अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू या फिर परचेज दोनों को मैटर कर रहे हो तो वो 36 मंथ से कहीं गुना ज़्यादा है। सो ऑटोमेटिकली दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब रेजिडेंशियल हाउस तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म माना जाएगा, 2005 से लेकर 2019 आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ें हो गई कंपेयर। अब मैंने नीचे थोड़ा सा हिंट आपके लिए बना के रखा हुआ है। करना क्या है, अब इसमें आपने वैल्यू फिल करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। हम करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है फर्नीचर। तो फर्नीचर आपने क्या करना है, दैट इज़ सेल। अब सेल प्राइस कितना है, 3000। अब आपने वैल्यू क्या लेनी है इसके बाद, दैट इज़ 4000, ना कि 5000। यानी अगर आपने कॉस्ट लेनी है इसकी, वो 5000 नहीं बनेगी, 4000 बनेगी। तो अगर आप सेल प्राइस लिख रहे हो वो 3000 माना जाएगा। एक्सपेंसेस आपके पास कुछ हैं नहीं है, तो ये चीज़ आपकी नील है। अब यही चीज़ आपकी क्या मानी जाएगी, दैट इज़ नेट सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट अभी मैंने आपको बताया कि 5 की बजाय 4 लेनी है, क्योंकि वही मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास लॉस आ रहा है कितना, 1000 शॉर्ट टर्म लॉस आ रहा है फर्नीचर के अंदर। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, दैट इज़ 15,000 है आपका सेल प्राइस और 10,000 आपकी कॉस्ट। यानी इसमें अब एक्सपेंसेस भी 200 दिए हैं, तो वो भी आप लिखोगे। तो 15,000 आपके पास ये है, 200 आपने सबसे पहले एक्सपेंसेस लेस किए, तो नेट सेल कितनी आई, 14,800। कॉस्ट कितनी बनकर आ रही है, 10,000। तो ऑटोमेटिकली आपने बीच में से लेस करके कितना आपके पास आया, 4800 आपके पास पॉजिटिव आंसर आया है। तो इन दोनों को करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके पास कितना बनेगा,
3800, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया 3800। तो ईजी था ये निकालना। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म आपके पास क्या है, सबसे पहले अब लैंड। तो यहाँ पे अब आपके बात करनी है कि लैंड में आपने कॉस्ट क्या लेनी है 60,000 ना कि 12,000। मैंने पहले ही बता दिया था फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। तो अब 1,70,000 में से आपने 60,000 पहले लेस करना है और 1,000 आपके एक्सपेंसेस भी हैं। तो आपने क्या करना है, अब सबसे पहले 1,70,000, उसमें से आपके एक्सपेंसेस है 1,000, तो आपके पास कितना आ गया 1,69,000, इतना आ गया आपके पास। अब इतना करने के बाद अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्या है, इंडेक्स्ड। अब इंडेक्स निकालना ज़रूरी होता है जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कर रहे होते हो, या आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है, तो वो इंडेक्स में आपके पास क्या होती है, CII, दैट इज़ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है। तो वो आपको गिवन दी गई है, हम उसी बेस पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है यहाँ पे आपने, दैट इज़ 60,000 ना कि 12,000। तो आपने क्या लिया 60,000 मल्टीप्लाई बाय आपकी इस ईयर की वैल्यू क्या बनी है CII की, यहाँ पे आपको गिवन होगी, दैट इज़ यहाँ पे आपको 289 गिवन है इस ईयर की, यानी जिस ईयर की आप कैपिटल गेन निकाल रहे हो। तो 289 है, और नीचे आप कितना लोगे 100। क्यों लोगे, क्योंकि जिस ईयर की वो लैंड है, तो लैंड आपके सामने किस ईयर की बनी है 2001, तो 2001 और 2 कितना है 100, तो आपने नीचे 100 लेना है। लगे बात समझ। तो ये चीज़ करने के बाद आपके पास जब आंसर आएगा तो आप मैच करके देख लेना, मैं यहाँ पे आपको निकाल के दे देता हूँ, दैट इज़ 1,73,400। तो यहाँ पे आपने लेस करना है, तो ये यहाँ पे अब नेगेटिव आंसर दिखाएगा, तो कितना आएगा आप करके देख लेना, आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 4,400 नेगेटिव। ठीक है यहाँ तक। अब ये तो नेगेटिव आ गया, अब रेजिडेंशियल की बात करते हैं। तो रेजिडेंशियल अब कितना है आपके पास 4 लाख, और इसकी कॉस्ट कितनी है 80,000, एक्सपेंसेस भी हैं इसके 2,000। तो आपने क्या किया, सीधी सादी बात है, सेल प्राइस के अंदर लिखो 4 लाख, एक्सपेंसेस हैं 2,000, तो इसे अब आपने पहले लेस किया तो 3,98,000 आपके पास आ गया। अब इंडेक्स इसका भी निकालना है, तो इंडेक्स के लिए कॉस्ट तो यहाँ एक ही दी हुई है, तो यही ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 289 तो इस ईयर का है, लेकिन नीचे जो निकालना है ना, ये चीज़ क्या देख कर लेनी है कि रेजिडेंशियल हाउस किस ईयर में है जब आपने परचेज़ किया। तो 2005-6, तो 5-6 की वैल्यू क्या बन रही है 117, तो 117 आपके पास यहाँ आप ले लोगे। तो यहाँ तक आपके पास क्लियर हुआ। अब आपने क्या करना है 1,97,607 मेरे पास अब वैल्यू है इस चीज़ की, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास अब क्या वैल्यू बनेगी, दैट इज़ 2,00,393। तो यहाँ से अब आपने ये देखा कि आप यहाँ से अगर लेस करोगे तो ये डायरेक्टली अमाउंट निकल कर आती है। मैं यहाँ से अब कट करके ये अमाउंट यहाँ पे लिखने लगा हूँ, उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। तो रीज़न ये है कि अब रेजिडेंशियल हाउस की नीचे एक वैल्यू दी हुई है, वो कहा गया है कि अदर रेजिडेंशियल हाउस है नहीं, एक परचेज़ किया है आपने अनदर इसी साल में और 3 लाख का किया है, यानी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है इसके ऊपर आपको क्या मिलने वाली है, एग्जाम्शन। हमने लास्ट जो वीडियो में की थी एग्जाम्शंस, उसके अंदर आपको 54 के अंदर क्या मिलेगी, एग्जाम्शन मिलेगी। रेजिडेंशियल इसके अंदर ही मिलती है। अब कितनी मिलेगी, अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है और CG यानी कैपिटल गेन, अब इनमें से देखा जाएगा कि किसकी अमाउंट विच एवर इज़ लेस। तो विच एवर इज़ लेस को देखा जाएगा, तो आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है 2,00,393 और इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की। तो 3 लाख और 2,00,393 में से कौन सा विच एवर लेस है, नीचे वाला। तो आपने इसी अमाउंट को क्या कर देना है, बीच में से डिडक्ट करके क्या देखा बाहर 393, तो डिडक्ट करके आपके पास नील आ गया रेजिडेंशियल की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी अब यहाँ पे तो नेगेटिव है, अब इसकी वैल्यू नील आ गई है। अब इसे आप जब करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 4,400 नेगेटिव। यानी अब आपके पास LTCG नहीं LTCL आ रहा है, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है। अब ये लॉस अब अगर तो शॉर्ट टर्म होता तो शॉर्ट टर्म तो सेट ऑफ हो गया,
लेकिन अब यहाँ पे सेट ऑफ करने के लिए अगर तो आपके पास लॉन्ग टर्म गेन होगा तो तभी सेट ऑफ होगा, अदरवाइज़ ये चीज़ ऐसे ही लिखोगे आप, अब इसके आगे कुछ नहीं करना। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सेकेंड एक क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या है कि मिस्टर जी सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिस ईयर की दी है इन्फॉर्मेशन उसका CI यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू भी दे दी है, एसेट आपको रेजिडेंशियल हाउस, प्लॉट और लिस्टेड डिबेंचर्स। यहाँ पे जो मैंने स्टार लगाया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब अगर बात करते हो नो इंडेक्स, आपने अगर टॉपिक पढ़ा हो नो इंडेक्सेशन वाला, तो उसमें 6 चीज़ें पढ़ी थी। तो 6 चीज़ों में आपको अगर याद हो तो लिस्टेड बेंचेस का नाम भी आता था, जिसमें आपने इंडेक्सेशन नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो कि अगर तो ये लॉन्ग टर्म हुए तो आपने इंडेक्सेशन नहीं करनी, अगर तो शॉर्ट टर्म हुए तो वैसे ही नहीं आप करते। तो लॉन्ग टर्म हुए तो फिर भी आपने नहीं करनी, ये माइंड में रखना है। अब पहली बात ये कि आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म है या नहीं। तो इस चीज़ को देख रहे हो, पहली चीज़ को तो लॉन्ग टर्म दिख रहा है, डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। 4 और 19 के बीच में भी आपको नज़र आ रहा है, और 5 और 19 यानी ऑल 3 आर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो तीनों का आप इंडेक्सेशन करोगे, लेकिन इस चीज़ को छोड़कर, क्योंकि ये नो इंडेक्सेशन के अंदर आता है। अब बात करते हैं सबसे पहले, तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब इन्वेस्टमेंट आपकी एग्जाम्शंस के लिए दी गई है, तो इस केस में आपको मैं एग्जाम्शंस का एक पूरा टॉपिक अपने आप खुद करवा दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि एग्जाम्शंस कैसे करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों एग्ज़ाम्स के लिए, ध्यान से करना। अब बात होती है कि मैंने आधा स्ट्रक्चर जो आपको आता है वो पहले ही डन किया है कि सेल प्राइस में से आपने एक्सपेंसेस कोई भी नहीं है, तो NSE यानी नेट सेल कंसिडरेशन आपकी यही बनकर आ गई है। अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स निकालोगे तो वो फॉर्मूला भी आपको मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, लास्ट भी टाइम करवाया था। अगर आपको फार्मूला देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो कैपिटल गेन की, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ मैंने किस फॉर्मूले से बेस पे ली है। और वैल्यू आपको अगर नहीं दी हुई, वैसे तो दी हुई है 100, 113, 117, तो आपको हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब नो इंडेक्स है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी 2 लाख है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अदरवाइज़ ये दोनों की आपने कैलकुलेशन कर कर यहाँ पे वैल्यू निकाली है। अब तीनों को आपने क्या किया, लेस कर दिया। इतना काम आपको पता था इसलिए मैंने ये काम कर दिया है। अब एग्जाम्शंस का काम है जो मैं आपके सामने खुद करूँगा, तो ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो ये मैंने पहले लिखे हैं ये आपको समझाऊंगा भी कैसे आए हैं। तो रेजिडेंशियल हाउस की बात करते हो तो 54 का नाम पहले आता है। तो अगर आप बात कर रहे हो इसमें, तो आपको ये देखना होगा कि इसकी कोई इन्वेस्टमेंट की गई है। यस, तो कब की गई है, 19 में। तो 19 में ही आपकी बात की गई है, तो 19 मिलाकर आपका 54 सेक्शन यूज़ होता है। अगर आपने समझना है तो आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हो। अब 16 लाख की हुई है, तो हमने क्या मैटर करना है कि 16 लाख और आपकी जो LTCG आई है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, जिसमें से भी दोनों में से जो भी छोटा होगा वो आपने ले लेना है। तो छोटा क्या है आपका LTCG, तो वही आपको एग्जाम्शन भी मिल जाएगी। यानी इसका अब नेक्स्ट पार्ट कुछ भी नहीं रहता था, यहाँ पे आपकी वैल्यू अब नील नील ही रहती आएगी। तो मैंने पहले ही फिल कर दिया है। तो ये हो गया आपका कवर। अब बात करते हैं प्लॉट की। तो प्लॉट की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो ये ध्यान से समझना। अब ये तो सेक्शन हो गया कवर, यानी इसमें से आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी इन दोनों में, क्योंकि 54 सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, प्लॉट और लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए नहीं। अब आपने 1,69,823 एज इट इज़ इसमें और 2 लाख रुपीज़ आपने एज इट इज़ इसमें लिख दिए। इतना हुआ क्लियर। अब 54 EC किसके लिए होता है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ BREC। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो ये मैंने वर्ड कहा भी था, यानी बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी आपने देखनी है EC के अंदर। और अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो 1,20,000 है, और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देख रहे हो फ्लोट का तो ये ज़्यादा है। तो आपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही लेनी है, आपने गेन नहीं लेना, विच एवर इज़ लेस आपने लेना है। तो विच एवर इज़ लेस क्या बन रहा है यहाँ पे 1,20,000। तो 1,20,000 आपने यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद आपने लेस कर देना है वैल्यू को। पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि आपकी लिस्टेड वेंचर्स हैं और लिस्टेड वेंचर्स में आपकी ये इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्लॉट के अंदर की गई है। तो यह आपने अब कैलकुलेशन करनी है। तो जब आपने ये कैलकुलेशन की आपके पास आंसर आएगा 4,9,823। तो यहाँ पे आपका 2 लाख ही रह जाएगा। इतना हो गया अब क्लियर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट 1 भी डाला है। तो वर्किंग नोट क्या इस्तेमाल करना है,
ये देखो कि ये 54F वैसे तो आना नहीं था, लेकिन अब ये इसलिए आया है क्योंकि रेजिडेंशियल की अमाउंट अगर आप बात कर रहे हो इतनी तो यूज़ हो गई है। यानी आपने अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की थी 16 लाख, उसमें से आपकी 815 100 क्या हो गई है, ऑलरेडी यूज़ हो गई है। और रेस्ट कितनी बचती है 784 900, ये आपकी रेस्ट बच जाती है। अब इसका इस्तेमाल अगर आप चाहो तो इन दोनों चीज़ों को मीट करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आपने इसे मीट करना है लिस्टेड वेंचर्स के साथ, तो अब आपने क्या देखना है, जब भी आप बात करते हो 54F की, तो आपने ये देखना है कि क्या रेजिडेंशियल वैल्यू में जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट आपके पास बची हुई है और आपके पास जिस चीज़ की आपने वो मीट करना है, यानी इस चीज़ को आपने मीट करना है, तो लिस्टेड वेंचर्स को मीट करना है तो उसकी नेट सेल कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी। तो नेट सेल कंसिडरेशन 4 लाख है और बैलेंस इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा 54FC में कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और NSC कम है तो फुल एंटायर कैपिटल गेन क्या माना जाएगा, एंटायर कैपिटल गेन आपका क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो यही चीज़ अगर आप माइंड में रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि अगर एंटायर की बात की गई है तो ऑटोमेटिकली मैंने सारा का सारा लेस कर देना है और नील मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब एंटायर मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स एंटायर मीन्स पूरी की पूरी अमाउंट। अब 4 लाख थी तो 4 लाख में से 2 लाख तो आसानी से गायब किया जा सकता है, यानी हम कम कर सकते हैं। तो अगर हम पूरा ही करेंगे तो नीली आंसर आएगा। यानी अब इसे भी हमने पूरा कर लिया, इसे भी हमने पूरा कर लिया, बची अमाउंट अब है 49823 प्लॉट की। तो ये प्लॉट अब कैसे मीट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अब जानना। तो इसे करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितनी थी 484 900, यानी अब ये हमारी बैलेंस है क्या की 484 900। ध्यान से इस चीज़ को समझना। अब इसमें से अब आपने नेट सेल कंसिडरेशन को मीट कर दिया है लिस्टेड डिबेंचर्स की, यानी बेशक आपका 2 लाख यूज़ हुआ है लेकिन आपने पूरी की पूरी नेट सेल कंसिडरेशन के ऊपर इस चीज़ को यूज़ किया है। सो इट मीन्स आपने पूरा ही लेस करना है। अब इस चीज़ को हम लेस करते हैं, तो अगर मैं लेस करूं तो आप भी आंसर मैच कर लेना, तो 384 900 आपके पास आंसर आएगा। यानी अब बची बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास, इतनी, यानी 384 900। अब हमने मीट कितना करना है 49823, लेकिन अब हमने ये देखना है कि जो बैलेंस बचा है क्या हम सारा का सारा इसमें लगाएंगे, नहीं, हमने वही पुराना रूल लगाना है कि नेट सेल कंसिडरेशन अब किसकी देखनी पड़ेगी, प्लॉट की। तो इसकी भी 4 लाख है लेकिन अब बैलेंस इन्वेस्टमेंट कम आ रही है, यानी ये साइन अब इस केस में हो जाएगा, यानी इस केस की बजाय अब इस केस में आ जाएगा। तो जब ये केस आता है ना तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, तो वो फॉर्मूला है आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप भी देख लो। तो ये सारा फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को अब बनाते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, अब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लॉट का देखना पड़ेगा। प्लॉट कितना है 169823, तो 169823 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है, ये रही 384 900। अब डिवाइड कितना करना है, नेट सेल कितनी है, दैट इज वो 4 लाख रुपीज़। तो अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आपका बनेगा 1,63,412। तो ये आपकी आंसर में वैल्यू आ रही है, यानी इस अमाउंट को आपने देखना है कि क्या ये अमाउंट आप मीट कर सकते हो, कहीं ये इससे कम तो नहीं। लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है ये अमाउंट और ये अमाउंट, यानी हमारे पास इतना पैसा है, हम अपनी अमाउंट को कितना मीट करना चाहते हैं 49823, तो ये कम है, हम इतना ही मीट कर लेंगे। तो बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास सेव होगा और जो अमाउंट आएगी उसे हम नील करके अपना LTCG जो बच जाएगा, यानी जो हमारा टैक्सेबल माना जाएगा, वो इस बार कुछ भी नहीं माना जाएगा। लग गई बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट थी एग्जाम्शंस जो आपको देखनी है, और ख़ासकर 54F की जो मैंने वर्किंग नोट में आपको समझाई है। लग गई बात समझ। सो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।